आप सभी का स्वागत और आपके स्वागत के साथ में लीजिए शुरू कर रहे हैं। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर 12 में अपन ने पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था और इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस पढ़ा था, क्या अंतर होता है। और आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और साथ ही साथ अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं अपन। तो लीजिए शुरू करते हैं अभी अपन कि सेल का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। वो अपने पीछे के तीसरी या चौथे लेक्चर में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन मेरा बताया हुआ है। अब अपन वैसा का वैसा ठीक उसी टाइप से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रेजेंटेशन भी किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, अपन बार बार ये डिब्बे नहीं बनाएंगे कि भाई इसमें ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ऐसे बड़े बड़े डिब्बे नहीं बनाने अपने को। भाई ये लोअर क्लासेस तक तो ठीक है कि भाई इस प्रकार के सेल अपन बनाते हैं, लेकिन जब अपन अपर क्लास की तरफ चलते हैं तो बार बार ये डिब्बे बनाए, इसकी बजाय इन्हें एक ही लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा अपने इलेक्ट्रोलाइट को किया था ठीक वैसा ही तरीका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन का भी होता है। तो यहां पर आप पहले इसको देख लीजिएगा, ये हाफ सेल, ठीक है, और ये हाफ सेल जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कंप्लीट सेल बन गया, ठीक है। ये इधर वाले में, इस वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले में रिडक्शन हो रहा है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन का देखिए तरीका क्या है। यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोड और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल के सोल्ट में इसे डुबोया गया है। ये मेटल इसी के मेटल में यानी जिंक है, जिंक सल्फेट में, कॉपर है, कॉपर सल्फेट में डुबो गया है। बीच में ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है और ये बाहर कोई अप्लायंस लगाया गया है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूं कि बार बार डिब्बे नहीं बनाने पड़े, तो अपन क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में देखिए अपने को क्या करना है, ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली देखिएगा, सबसे लेफ्ट में आप एनोड को बनाओगे, सबसे राइट में आप कैथोड को बनाओगे। सबसे लेफ्ट में एनोड और सबसे राइट में कैथोड, और बीच में आप बनाओगे सोल्ट ब्रिज। बीच में क्या बनाना है अपने को, बीच में बनाएंगे लवण सेतु या सोल्ट ब्रिज। देखिए दोनों के बीच में लवण सेतु। लवण सेतु का प्रेजेंटेशन अपन करते हैं दो पैरेलल लाइनें खींच करके। ये दो पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर क्लियर है बात। एनोड और कैथोड, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर की तरफ आता है वो एनोड होता है और नीचे की तरफ आता है वो कैथोड होता है। क्लियर बात है। जैसे जिंक और कॉपर की तुलना कीजिए, जिंक और कॉपर ये दोनों हैं, इनमें कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, तो आप जैसे ही वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करेंगे तो उसमें चेक पाओगे कि कॉपर से ऊपर आ रहा है जिंक, इसका मतलब जिंक का तो हो गया एनोड और कॉपर का क्या हो गया, कैथोड हो गया। क्लियर होगी बात। जैसे वो सीरीज शुरू होती है, लेके बारात काना वाली बात कर रहा था ना, तो लिथियम और पोटेशियम इन दो की बात करें, ये दो इलेक्ट्रोड अपन ने बनाए, इनमें ऊपर कौन आता है, लिथियम, तो लिथियम होगा एनोड और पोटेशियम होगा कैथोड, ठीक है। बारात कान्हा। अब लीजिए यहां पर पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो कौन एनोड, पोटेशियम एनोड और सोडियम कैथोड। क्लियर होगी बात। यहां चलिए अपन ने गैल्वेनिक सेल जो पढ़ा है उसी को यहां पर एज एग्जांपल लेते हुए अपन इसको हल करेंगे। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं क्या, सबसे पहले अपन बनाते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के लिए दो पैरेलल लाइनें अपन यहां बना देते हैं। इसके बाद में इधर बनाते हैं एनोड। एनोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये कोई मेटल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया और मेटल त्याग करके किसमें चला गया, N+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऐसे होता है ना भाई धातु, जैसे जिंक की अपन बात करें, Zn क्या करता है, Zn 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्याग किए, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो गया। तो Zn किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर बात। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो Mn चेंज इनटू N। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर मैंने एक आउटलाइन सा फ्रेम बना दिया, मैं एक एक चीज को आपको समझा रहा हूं। सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन के द्वारा
दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं, मेटल और उसका मेटल आयन जो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ध्यान दें, जो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है उन्हें एक सीधी रेखा के द्वारा अलग अलग करते हैं। ये मेटल और इसी मेटल का ये आयन एक दूसरे से हो गया कनेक्ट। यहां पर ये मेटल आयन और उसी का मेटल एक दूसरे से किससे अलग अलग कर दिया अपन ने, एक सीधी खड़ी रेखा के द्वारा अलग अलग कर दिया। क्लियर है? अब इसका सेल प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, मेटल मेटल आयन, ठीक है, इधर क्या मेटल आयन और मेटल, ये सेल प्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां देखें आप, इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, मेटल की फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं और यदि मेटल आयन की कोई कंसंट्रेशन दी गई है तो वो भी दिखाते हैं। तो मेटल है सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, मेटल आयन इसका मतलब या तो ये एक्वस मीडियम में है या कंसंट्रेशन दी गई है इसकी तो AQ लिखो, और कंसंट्रेशन दी गई है तो वो भी लिख देंगे। यहां पर वापस मेटल आयन हो गया, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये एक्वस हो गया, और यदि इसकी कंसंट्रेशन दी गई है तो वो भी लिख देंगे, और ये मेटल आ गया, ये सॉलिड हो गया, बन गया। ये हो गया एक सेल का प्रेजेंटेशन। चलिए अब बात करते हैं, अपन गैल्वेनी सेल का एग्जांपल लेते हैं। गैल्वेनी सेल में अपन ने पढ़ा है कि भाई जिंक है Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन होता है, और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cu में अपचयित हो जाता है। तो इसको प्रेजेंट करते हैं, देखिए इस रूप में, भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड फॉर्म में है, Zn2 पॉजिटिव क्या है, एक्वस मीडियम में, कंसंट्रेशन दी गई है तो कंसंट्रेशन अपन उसकी लिख देंगे। हो गया, ये जिंक वाला पोर्शन खत्म हो गया, हाफ सेल हो गया। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, पैरेलल साइन, सोल्ट ब्रिज का हो गया। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो किस रूप में रहेगा, Cu2 पॉजिटिव, यही वही एक्वस, और यदि कंसंट्रेशन दी गई है तो कंसंट्रेशन लिख देंगे, और यहां पर Cu, ये सेल का प्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं, सीधी सीधी बात, ध्यान दें, हमेशा एनोड को लेफ्ट में रखेंगे और कैथोड को राइट में रखेंगे, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। याद कैसे रखना है, तो याद तो भैया ऐसे रखना आपको कि आप परीक्षा हॉल में क्या रहते हो, आप भरे, पूरा कमरा भरा रहता है लेकिन उसमें भी आप क्या रहते हो, अकेले रहते हो, भीड़ में भी क्या रहते हो, अकेले रहते हो, और अकेले रहते हो तो अकेले से ही काम चलाना है अपने को, और याद रखना है एलोन, अकेला, ठीक है। क्या रहा इसमें, एक एक टर्म को समझिए, A फॉर एनोड, A फॉर एनोड, तो यहां रख देता हूं मैं। सेल के रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या लिखेंगे, क्या ध्यान रखना अपने को, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहना है अपन, अकेले, तो एलोन, और एलोन ही पूरी कहानी कह देगा कि सेल रिप्रेजेंट कैसे होना है। यहां A है वो एनोड को डिनोट करता है, L है, L का मतलब लेफ्ट हो गया, O का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, N का मतलब नेगेटिव, और E का मतलब इलेक्ट्रोड हो ही गया। चलिए अब अपनी कहानी सारी समझ जाने वाले हो। क्या करना है अपने को, हमेशा जब भी सेल रिप्रेजेंट करो, एनोड किस तरफ बनाना है, लेफ्ट साइड में, और एनोड पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है, पता है आपको, तो बढ़ाया वाला मेरा लास्ट कल वाले चैप्टर में ही था। एनोड लेफ्ट साइड में रख दिया, कैथोड पॉजिटिव चार्ज आता है राइट साइड में बना हुआ है, फिक्स है, IUPAC द्वारा सजेस्ट है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि भाई कॉपर इधर बना दिया, ये इससे इधर बना दिया, लेकिन नहीं, इधर जो भी रखोगे ना, IUPAC कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए खास ध्यान रहे, जिस प्रजाति का ऑक्सीडेशन हो उसे लेफ्ट में रखना है, जिसका रिडक्शन हो उसे राइट में रखना है, और मदद करेगा आपका अकेलापन ही। एनोड लेफ्ट में रखोगे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, और लेफ्ट में रख रहे हैं अपन इसको, और चार्ज कैसा आता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है मेरा, ठीक है ना, और नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल पीछे जाइए, पीछे के लेक्चर में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इससे जस्ट पीछे वाले में ही समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इलेक्ट्रोड का रहेगा। तो यहां पर ये रहा अपना सेल का रिप्रेजेंटेशन। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन का आना बहुत जरूरी है आपको,
क्योंकि जब आप nth समीकरण पढ़ोगे या आगे के न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी सेल आपको इस बड़े बड़े डब्बे बना करके नहीं देगा, सेल देगा सीधा इस रूप में, और यहाँ कंसंट्रेशन लिख के दे देता है अगला 0.25, 0.45, इस प्रकार से कंसंट्रेशन लिखी भी होती है। और अपने को आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, उसी के बेस पर अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो क्लियर हो गई बात। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा, फटाफट एक बार से फिर रिवाइज करवा देता हूं आपको। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, लेफ्ट साइड में एनोड रखना है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट साइड में कैथोड रखना है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो सॉलिड हैं, जो मेटल इलेक्ट्रोड हैं, वो दोनों सिरों के ऊपर रहेंगे। क्लियर है बात, मेटल इलेक्ट्रोड है वो दोनों सिरों पर रहेंगे। ये टॉपेस्ट लेफ्ट है और ये टॉपेस्ट राइट है, इससे ज्यादा राइट नहीं हो सकता भाई, ये तो इधर इधर है और ये इधर इधर लेफ्ट साइड में हो गया। जो मेटल आयन है वो एक दूसरे के निकट रहेंगे और साल्ट ब्रिज द्वारा अलग अलग रहेंगे। क्लियर हो गई बात। एक लाइन के द्वारा उनको अलग अलग रखा जाता है जो सीधे कनेक्ट में है, जो एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, ये एक लाइन द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए उन्हें दो लाइनों के पैरेलल करते हुए खींचते हैं। इसलिए ध्यान दें, ये एक अर्ध सेल, ये दूसरा अर्ध सेल, ये डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, सॉल्ट ब्रिज से। तो डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए उन्हें क्या करते हैं, दो एक दूसरे के पैरेलल लाइनें खींच करके इन्हें एक दूसरे के साथ शो किया जाता है। तो आई होप आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। लीजिए अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि भाई सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसका मैंने एलोन का एक तरीका बताया आपको। एलोन, कुछ जगह पर आप लोन भी सेट कर सकते हो, इस पर ऐसी कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट लोन, भाई एलोन याद रखो, लोन याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड चार्ज नेगेटिव, एक ही चीज है, इसमें कहीं संशय वाली बात नहीं है। अपन आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए अब मैं आपको 3 हाफ सेल बना करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने 3 कंटेनर लिए और 3 कंटेनर में मैंने मेटल रोड डाली है। ये एक मेटल रोड, ये दूसरी और ये तीसरी। तीनों की तीनों मेटल रोड किसी भी एक मेटल की मान लीजिए, जैसे आपने कॉपर की लिया, ठीक है, ये कॉपर रोड है, सभी में कॉपर रोड है। क्लियर है, तीनों में ये कॉपर रोड है। और इसे किसमें भरा गया है, किसमें डिप किया गया है, इसे डिप किया गया है CuSO4 के सोल्ट एटम्स। ठीक है, इसमें भी CuSO4 है, यहां पर भी और यहां पर भी। क्लियर है। अब यहां देखो, इसमें क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। यहां पर भी यही है, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यहां पर भी Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये आयन्स इसके अंदर मौजूद है। तीनों की सहायता से मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने वाला हूं। देखिए क्या होता है। सपोज करें ये कॉपर है, ये आयन इससे टकराए, आयन टकराने के बाद में वापस आ जाए, किसी प्रकार की विक्रिया ना हो। किसी प्रकार की विक्रिया ना हो का मतलब क्या हुआ, ना तो धातु, ये मेटल रोड है, ना तो इससे कोई आयन बाहर निकल रहे हैं, धातु धन आयन, और ना ही इसके ऊपर जमा हो रहे हैं। भाई प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ये होती है कि भाई या तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो तो Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, यानी ये कॉपर है, ये कॉपर आयन के रूप में यहां आ जाए इस रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन यही बच जाए। या तो ये होगा, या फिर Cu2 पॉजिटिव आयन, ये विलियन वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें और Cu में इसके ऊपर जमा हो जाए। भाई Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहां जमा होंगे, यही है ना। जब कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही, ना तो धातु से धातु धनायन बाहर निकल रहे हो, विलियन में आ रहे हो, ना धातु धनायन, विलियन के जो धातु धनायन है वो धातु इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियां ना हो, इसका मतलब केवल टक्कर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ना ऑक्सीकरण हो रहा, ना अपचयन हो रहा, तो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड कहलाता है नल इलेक्ट्रोड। क्या कहलाता है, नल इलेक्ट्रोड या नील इलेक्ट्रोड। नील कोई इलेक्ट्रोड ही नहीं, नल इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गई बात। पहली चीज क्या रही, धातु तथा विलयन के धातु धनायन जब एक दूसरे से टकराएं और टकराने के पश्चात किसी भी प्रकार की विक्रिया ना हो, ना तो धातु का ऑक्सीकरण हो रहा हो, ना धातु धनायनों
का अपचयन हो रहा हो तो ऐसा इलेक्ट्रोड कहलाता है नल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड है ही नहीं तो इसकी तो कहानी खत्म, नहीं पढ़ना इसको, बात करें। अब बचे ये दो, इन दो में क्या रहा, सपोज कीजिएगा यहां कॉपर है तो इससे Cu2 पॉजिटिव आयन विलयन में आते गए साहब, Cu2 पॉजिटिव आयन किसमें आ गए, इस विलयन में आ गए, तो अभिक्रिया कौन सी रही भाई, Cu2 पॉजिटिव आयन और दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां, इलेक्ट्रॉन तो कभी विलयन में आएंगे नहीं, तो ये इस धातु की सतह पर ही रह गए और इसके फलस्वरूप इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। अब ये प्रक्रिया चलती रही साहब, कॉपर आयन है वो विलयन में आते रहे, लेकिन क्या सारे कॉपर की जो छड़ है वो सारी की सारी पिघल जाएगी, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, कुछ देर तक तो ये आते रहेंगे, कुछ देर तक आते रहेंगे, फलस्वरूप विलयन में कैसा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा भाई, विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित, और इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। ये रही ना, इसका मतलब कंडीशन ये हो गई साहब, कंडीशन ये हो गई है कि यहां पर इलेक्ट्रोड तो हो गया नेगेटिव और विलयन में कैसा चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव। विलयन में धनायन Cu2 पॉजिटिव आने से विलयन में कौन से आवेश बढ़ गए, धनायन, और इलेक्ट्रोड के ऊपर ऋणायन बढ़ गए हैं। ऐसा होने पर आवेशों की एक द्विस्तरीय परत बन जाती है भाई, द्विक आवेश बन गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, आवेश विभाजन हो गया, चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मुख्य कारण होता है, चार्ज सेपरेशन। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से उत्पन्न होता है, आवेश विभाजन की वजह से। कहीं पर भी आवेश विभाजित कर दीजिए, वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होगा। क्लियर है बात। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या हमेशा आते रहेंगे Cu2 पॉजिटिव आयन, नहीं, कुछ समय बाद में ये पॉजिटिव आयन जो थे Cu2 पॉजिटिव आयन के वापस इसके ऊपर जमा भी होने लग जाएंगे, इसका मतलब एक साम्य की स्थिति आ जाएगी। ठीक है भाई, Cu से Cu2 पॉजिटिव आयन बनते गए, लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव आयन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि अब रिवर्स प्रोसेस भी शुरू हो गई और कैसी स्थिति आ गई, साम्य अवस्था आ गई है। क्लियर है बात। तो इस साम्य अवस्था के ऊपर कंडीशन हो गई ये, क्लियर है, इस साम्य अवस्था के ऊपर कंडीशन ये होगी और आवेशों की एक द्विस्तरीय परत बन गई है, पॉजिटिव नेगेटिव के चारों तरफ कौन जमा हो गए, पॉजिटिव जमा हो गए, तो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, तथा विलयन, ये विलयन है, परिभाषा समझाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य आवेश के विभाजन से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। क्लियर होगी बात। यानी आवेश का विभाजन से क्या हो गया, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो गया, और यह विभव की स्थिति देखिएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण हुआ ना इसका, तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो किस रूप से जानी जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकरण विभव। इस स्थिति की बात होगी। क्लियर, यहां पर नहीं है कोई शंका। चलिए अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई रिडक्शन में इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन होगी भाई, विलयन के, इस विलयन के Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से किस रूप में आ गया ये Cu2 पॉजिटिव, Cu के रूप में अपचयित हो गया, यानी इसके ऊपर जमा कौन हो गया, Cu। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए कॉपर ने, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है बात। तो यह इलेक्ट्रोड कैसा हो गया अभी, अब इसको देखिए, ये इलेक्ट्रोड कैसा हुआ, ये इलेक्ट्रोड हो गया है पॉजिटिव, और कॉपर आयन इसके ऊपर जमा होने से अब इस विलयन में कौन बच गए, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, तो इस विलयन में कौन जमा हो गए भाई, नेगेटिव आयन। क्लियर। तो यहां पर जो अपचयन हो रहा था, पहले अपचयन होता रहा, तो विलयन में कौन हो गए, नेगेटिव आयन बढ़ गए। क्या ये प्रक्रिया चलती रहेगी, नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आयनों की मात्रा बढ़ गई है, पॉजिटिव आयन यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया है, तो रिवर्स प्रोसेस वापस शुरू हो जाती है। यानी यहां पर भी फिर क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित कॉपर से भी भाई, जो इस कॉपर इस पे जमा हो रहा था, अब कुछ कॉपर टूटना भी शुरू कर देगा, तो साम्य अवस्था हुई ना यहां पर। तो साम्य अवस्था के ऊपर अब इसमें जो पोटेंशियल आएगा वह पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल।
क्लियर हो रही है बात? यहां पर जो भी मान आएगा वो कहलाएगा अपचयन विभव। अब यह अपचयन विभव में देखिएगा, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड आ रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया है। इन दोनों को अपन जोड़ दें कोई अपेंसिल लगाकर, तो यहां देखिए जब नहीं जोड़ते तो ये अलग है, हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये हाफ रिडक्शन पोटेंशियल है। भाई हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा, और इस सेल का जो पोटेंशियल कहलाएगा वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, और आई होप कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से सेल पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब मैं एक बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाने वाला हूं कि भाई कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर है बात? यहां देखिएगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड कोई मेटल रोड है, ठीक है। इस मेटल रोड पे दो फिनोमिनन हो सकते हैं भाई। सॉल्यूशन में जब अपन इसको डिप करेंगे, सॉल्यूशन में जब अपन इसको डिप करवाएंगे तो दो फिनोमिनन हो सकते हैं, और होते ही कौन से? पहला फिनोमिनन तो ये कि भाई इसके ऊपर मेटल आयन डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए इसके ऊपर, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है। दूसरा, इससे हो सकता है मेटल आयन सॉल्यूशन में आ जाए, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, और इसकी वजह से साम्य स्थापित, मैंने एक साम्य की कंडीशन बताई है जस्ट इससे पहले, तो साम्य की इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है भाई, दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। अब यहां देखो कौन से को अपन, भाई आप तो कहोगे कि भाई इसमें तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूं ना भाई Cu2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और रिवर्सिबल मैंने ये दिखाया कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इधर चले तो रिडक्शन हो रहा है, इधर आए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ये कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये इसलिए आप देखिए क्या होगा भाई, मैं कह रहा हूं कि मेटल आयन इसके ऊपर जमा हो रहे हैं और यहां मेटल आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। किसे प्रीफर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका मानेंगे? रिडक्शन का मानेंगे या ऑक्सीडेशन का मानेंगे? तो सपोज कीजिए कि इसमें मान लीजिए 20 मेटल आयन है, वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये मान लीजिए 40 मेटल आयन है, वो क्या हो रहे हैं? सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और इनके बीच में क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब बोलिए कंडीशन किसकी ज्यादा? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब यहां ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, इसका जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गई बात? और यदि ये कंडीशन उल्टी हो जाए, मान लो ये 30 हो जाए, ये 20 हो जाए, उस स्थिति में इसका क्या होगा? रिडक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में अपन ने समझ लिया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीधी सीधी बात क्या होगी? सीधी बात ये होगी कि भाई ये इलेक्ट्रोड और ये विलियन, ठीक है, इलेक्ट्रोड और विलियन के बीच आवेश विभाजन से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। क्लियर होगी बात? यहां देखिएगा अब देखिएगा कि क्या भाई, जैसे मैंने ये लिया, मान लीजिए मैं जिंक, ये जिंक है, एक कहानी और जिंक और ZnSO4 में डिप करते हैं। अब आप कह दो कि भाई जिंक है, जिंक को CuSO4 में डिप कर दो ना, क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं होगा? भाई जिंक है और इसे CuSO4 में डिप कर दिया, बोलिए क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा? नहीं उत्पन्न होगा। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी उत्पन्न होता है जब जिस मेटल की रोड है उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप करवाई जाती है। यह तो कौन सी कंडीशन चल गई है? यह तो एक कंप्लीट सेल वाली कंडीशन चल गई, जो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि भाई जिंक की छड़ है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर? तो कॉपर का जो ब्लू रंग है वो डिसअपीयर हो जाता है। और इसकी कहानी फिर अपन ने आगे बढ़ाते हुए किसकी तरफ लेके गए थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ लेके गए थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मेटल और उसी मेटल के सोल्ट में डालोगे तो चार्ज सेपरेशन होगा। मेटल मान लो धनावेशी ऋणावेशी जो भी हुआ,
और यदि मेटल को दूसरे सोल्ट में डालोगे तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, चार्ज सेपरेशन वहां नहीं होता। भाई मेटल और दूसरे मेटल का सोल्ट है यदि, तो ये अपने आप ही कंप्लीट सेल सा हो गया, एक एनोड हो जाएगा दूसरा कैथोड हो जाएगा, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, आवेश का विभाजन नहीं होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आवेश का विभाजन होना जरूरी है। इसको मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। जिंक की छड़ को जब अपन कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे खंडित होती चली जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, यही बात थी ना, और कॉपर इसके ऊपर जमा होते चले जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब कॉपर आयन के इसके ऊपर जमा हो जाने से विलयन क्या हो जाता है, विलयन का रंग है वो नीले से गायब हो जाता है, नीला रंग डिसअपीयर हो जाता है। तो ये चीज भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि भाई क्यों धातु को उसी के लवण में डालते हैं, किस लिए डालते हैं, ताकि आवेश विभाजन हो। धातु को यदि दूसरे धातु के लवण में डालेंगे तो आवेश विभाजन नहीं होगा, वहां सेल की कंडीशन उत्पन्न होने लग जाएगी, एक एनोड बन जाएगा और दूसरा कैथोड बन जाएगा, और एनोड कैथोड बनते ही सेल जो ये चार्ज सेपरेशन वाली कंडीशन वहां खत्म हो जाएगी। क्लियर होगी बात? चलिए अब अपन बात करते हैं कि भाई इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये एनोड है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कैथोड है। कैसे पता चला? मैंने सीधा लेफ्ट में बनाया, ये राइट में बनाया, तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया। दूसरा कैसे पता लगाओगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर कॉपर नीचे, तो जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड। हो गया जमा? चलिए अब देखते हैं इसका जो रिडक्शन, इसका जो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसमें हो रहा है रिडक्शन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों का योग कर दो टोटल, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। यहां वोल्ट मीटर लगा है, तो यहां अपन क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो गया, ऑफ एनोड, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लियर होगी भाई बात? ऑक्सीडेशन, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, टोटल को जोड़ दिया तो इस सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं बता दूं आपको कि भाई जिंक जो है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34। क्लियर? तो यहां पर मैं मान लीजिए डेरियल सेल के लिए क्या करूं, तो क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.34, ऐड करें अपन, वोल्ट में है ये सारे, तो ये हो गया 1.1 वोल्ट। तो डेरियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना आया, 1.1 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन, अब विशेष ध्यान देने वाली बात मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76। अब पूछे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना, तो ध्यान दें ऑक्सीडेशन का इनवर्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या, रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का 0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहेगा, -0.76। क्लियर? ध्यान दे बात को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76 होगा। क्लियर? यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बात? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा, या रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो रिडक्शन कितना, -0.76। कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना, इसका मान मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये आया कैसे, ये अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। अभी अपने को देखिए, आपको मैं मान मैंने बता दिया, वो नीचे समझिए। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव 0.34, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34। क्लियर बात? चलिए अब अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के टाइम पर पढ़ाई थी, वो सीरीज अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, काम में आनी है। वह सीरीज किस आधार पर बनाई गई है, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बनाई गई है। तो उस सीरीज में देखिएगा जिंक के सामने मैंने क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि जिंक का होता तो ऑक्सीकरण है, यहाँ पर ये जो मान है ये किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है,
लेकिन टेबल किस रूप में बनाई गई है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में बनाई गई है, इसलिए ये मान किसमें रखा गया, उसमें नेगेटिव में रखा गया। क्लियर बात। अब सपोज करें कि भाई यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही नहीं है अपने को और दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो यहां क्या करना है अपने को कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसे रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी का मैं वापस लिख रहा हूं, इसी का मैं वापस रख रहा हूं, ई सेल बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है यहां पर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई, अब ये किस रूप में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, माइनस ई आर पी ऑफ एनोड, यानी एनोड का क्या रखा आपने, रिडक्शन पोटेंशियल रखा है, तो माइनस आ गया, प्लस ई आर पी ऑफ कैथोड, यानी कैथोड का भी क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल सेम ही आ गए, सेम फॉर्म में है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो इसे अपन यूं लिख दें कि भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है भाई, ई कैथोड प्लस है, ये आगे ले लिया मैंने, ये माइनस है ई एनोड और ये ई से, ये लीजिए। सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको सेल का जो कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के काम में आता है वो है ये कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपन करवाते हैं इसको, तो क्या करेंगे अपन, इसी की वैल्यू अपन यहां से ले लेते हैं। चलिए ई कैथोड, कैथोड कौन है भाई, कैथोड के ऊपर है कितना मान है 0.34 माइनस एनोड, एनोड पे कौन है भाई, एनोड है जिंक का 0.76, ये किसका मान था, ये देखिए यहां पर 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन कितना माइनस 0.76, तो माइनस 0.76, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वैल्यू आ गई ना 0.34 प्लस 0.76 और कितना मान आ गया 1.1 वोल्ट। क्लियर। तो ये रहा अपना यहां आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से सेल पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर भी दिक्कत रही हो तो बिल्कुल वीडियो को पीछे स्क्रॉल कीजिए, वापस शुरुआत से देखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद जय भारत।